हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की एसएसटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। 9th क्लास की एसएसटी का मिड टर्म पेपर है 12 तारीख को, तो हम आज ये वाला चैप्टर करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का इसमें कारण आर्थिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था, और जीविका संकट था, और दार्शनिकों के विचार थे, और तात्कालिक कारण थे। ये 5 कारण हैं। तो इनमें भी आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आर्थिक कारण में अत्यधिक कर्ज हो गया था, राजा का खजाना खाली हो गया था, महंगाई हो गई थी, खजाना शान और शौकत पर ज़्यादा खर्च करता था। फिर सामाजिक कारण यह था कि समाज 3 वर्गों में बट गया था, पादरी, क्वीन और तृतीय स्टेट पर था। पहले 2 स्टेट को टैक्स नहीं देना होता था, आपको जैसे पता है कि पहले 2 स्टेट्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था, और तीसरे स्टेट को ही सारा टैक्स देना पड़ता था। और तीसरे स्टेट में कौन कौन से आते थे? वकील, मजदूर और भूमिहीन मजदूर, ये सब आते थे। और जीविका संकट ये थी कि फ्रांस में खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, जिससे लोग भूखे मरने लगे थे। जब खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो लोग जो गरीब हैं नहीं खरीद पाएंगे, तो जिससे लोग भूखे मरने लगे। और दार्शनिकों के विचार ये थे कि रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने निरंकुशवाद, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार सत्ता विभाजन के विरुद्ध लिखा था। और तत्कालीन कारण ये था कि तीसरा स्टेट एक वोट, एक आदमी और एक मूल्य की मांग पर स्टेट जनरल से बाहर चला गया। उन्होंने ये वो मांगा, तो फिर इन्हें स्टेट जनरल से बाहर कर दिया गया। तो ये हो गए हमारे 5 कारण। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन आ सकता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा लुई 16 था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में कौन सी राजशाही थी? तो बूर्बो राजवंश। कौन सी राजशाही? बूर्बो राजवंश था। तो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? तो फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? लेरवे था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च द्वारा वसूल किए गए राया कृषि उपज के 10वें भाग का नाम दिया गया था। जो चर्च द्वारा जो टैक्स वसूल किया जाता था और कृषि उपज के जो 10वां भाग था उसे नाम दिया गया था टाइद। ये हो गया। अब राज्य द्वारा वसूल किया गया टैक्स क्या कहलाता था? तो जो राज्य वसूल किया करती थी टैक्स, उसे टाइल कहा जाता था। अब है जीविका संकट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान अपनी जीने की न्यूनतम साधन भी नहीं जुटा पाता, इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वह भी नहीं कर पाता, उसे हम क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। अगला है, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। स्टेट जनरल क्या है? फ्रांस की प्रतिनिधि सभा जिसके 3 स्टेट प्रतिनिधि होते थे। इसकी आखिरी बैठक कब बुलाई गई थी? 1614 में बुलाई गई थी। और स्टेट जनरल, स्टेट्स कितने स्टेट्स थे? 3। उस घटना का वर्णन कीजिए जिसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कैसे हुआ था, उस घटना का वर्णन करना है जिसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, लुई 16 ने 1789 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तीनों स्टेट के प्रतिनिधि इस बैठक में आए और तीसरे स्टेट ने बराबरी की मांग की। तो तीसरे स्टेट ने बराबरी की मांग की, तीनों स्टेट आए थे लेकिन तीसरे स्टेट ने बराबरी की मांग की। और तीसरा पॉइंट है, तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने प्रत्येक प्रतिनिधि को मतदान का अधिकार देने की मांग रखी, एक वोट एक मूल्य। लुई ने यह मांग ठुकरा दी, लुई 16 ने, और जिसके बाद तीसरा वर्ग स्टेट जनरल की बैठक से बाहर चला गया। ये सारे प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में मिले और उन्होंने फ्रांस का नया संविधान बनाने की घोषणा की। तो ये हो गया कि ये हुआ था जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई थी। फिर है 12वां क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार की बात कही थी? तो इसका होगा जियां जैक्स रूसो। इसका होगा जियां जैक्स रूसो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद किन 2 वर्गों उनके विशेषाधिकार छीन लिए गए? तो जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था तो पादरी और कुलीन वर्ग से विशेषाधिकार छीन लिए गए थे।
फ्रांस में टूटी हुई जंजीर किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये आज़ादी का प्रतीक है, टूटी हुई जंजीर। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है और इसके रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान है मार्शिले और इसके रचयिता है रॉजे द लाइल। ये 15। फिर 16 क्वेश्चन है, फ्रांस के नए गणराज्य का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फ्रांस के नए गणराज्य का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फिर है, जैकोबिन अपने आप को कुलीन व पादरी वर्ग से अलग कैसे दिखाते थे? उन्होंने खुद को क्या नाम दिया था? वह कुलीन वर्ग से अलग कपड़े पहनते थे जिन्हें 100 कुलात कहा जाता था, 100 कुलात, जिसका अर्थ बिना घुटने वाला था। 18 क्वेश्चन है, फ्रांस के आतंक राज पर टिप्पणी लिखिए। तो फ्रांस के आतंक राज पर टिप्पणी लिखी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सन 1793 से 1794 तक फ्रांस में रॉबेस्पियर का नियंत्रण, या जिसे आतंक का राज भी कहा जाता है, रॉबेस्पियर का नियंत्रण था। ओके, रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसने कुलीन और पादरी वर्ग के कई लोगों को गिरफ्तार कर क्रांतिकारी न्यायालय में केस चलाया और दोषी साबित होने पर उन्हें सजा दी। रॉबेस्पियर की सरकार ने मजदूरी एवं कीमतों अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त व पावरोटी की राशनिंग कर दी। किसानों से एक तय कीमत पर अनाज खरीदा। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। बराबरी स्थापित करने के लिए साबुत गेहूं से बनी समता रोटी को अनिवार्य किया। संबोधन में बराबरी का अत्याचार, यहाँ पर अत्याचार लिख लेना, अत्याचार व्यवहार लागू किया। तो ये था फ्रांस के आतंक का राज, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी थी। तो इसके बारे में हमने पॉइंट्स में बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से पहले और बाद में महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए? तो फ्रांस की क्रांति से पहले तीसरे स्टेट की महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए कार्य करती थी, जैसे सिलाई, बुनाई, कपड़े की धुलाई इत्यादि। यह फ्रांस की क्रांति से पहले की बात है और अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन वर्ग की महिलाएं कॉन्वेंट में पढ़ने जाती थीं। लड़कियों की शादी उनके पिता करते थे। महिलाओं को मजदूरी कम मिलती थी। ये थी फ्रांस की क्रांति के पहले की बात। अब फ्रांस की क्रांति के बाद की बात है। सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य हो गई, सभी के लिए। और बी पॉइंट है, लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। और तीसरा, तलाक को कानूनी रूप से मान्य बनाया गया और मर्द औरत दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार मिला कि दोनों ही अगर मानेंगे तभी कुछ हो सकता है। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने की आज़ादी मिली। लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की गई। तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं की स्थिति। अब फ्रांस में क्रांतिकारी महिलाओं की दो प्रमुख मांगें क्या थी? तो फ्रांस में क्रांतिकारी महिलाओं की दो प्रमुख मांगें थी, वोट का अधिकार और पुरुषों के बराबर का अधिकार। ये दोनों थी। अब अगला है, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो ये मताधिकार मिला था 1946 में। नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना? 1804 में। नेपोलियन की आखिरी लड़ाई कब और कहाँ लड़ी गई थी? तो 1815 में वाटरलू में लड़ी गई थी। फ्रांस के किन्हीं 3 उपनिवेशों के नाम बताइए। मार्टिनिक, गोडेलोप, सैन डोमिंगो। ये थे 3 उपनिवेश। अब है अगला, उन 2 बंदरगाहों के नाम बताइए जहां से त्रिकोणीय पास व्यापार चलता है। तो इसका आंसर होगा बोर्डो, नांते, ये दोनों बंदरगाह। फिर अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों को विस्तार से समझाइए। तो राजशाही का अंत और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी तो उसके परिणाम को बताना है। 21 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। जन्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया और सभी फ्रांसीसियों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ।
बोलने की स्वतंत्रता स्थापित हुई और सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। अब ये सत्ता को 3 अंगों में बंटवारा कर दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के उदय के कारण बताइए। नेपोलियन के उदय के कारण बताने हैं तो इसका पहला पॉइंट है, डायरेक्टरी असरदार सरकार साबित नहीं हुई, उसमें झगड़ों के कारण उसका पतन हो गया। और बी, नेपोलियन एक शक्तिशाली जनरल था जिसमें फ्रांस को कई लड़ाइयों में जीत दिलाई थी। और तीसरा पॉइंट, नेपोलियन ने फ्रांस की जनता से वादा किया कि वो फ्रांस की अर्थव्यवस्था सुधार देगा। और डी पॉइंट है, नेपोलियन फ्रांस की जनता में लोकप्रिय था। और ई पॉइंट है, उसने सभी को संपत्ति का अधिकार दिया और जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त किए गए। तो ये था नेपोलियन के उदय के कारण। नेपोलियन क्यों उदय हुआ था, इसके कारण क्या थे, तो ये था। अब अगला है नेपोलियन के पतन के कारण क्या थे। तो पतन के कारण क्या थे, नेपोलियन अति महत्वाकांक्षी राजा जिसमें बहुत सारे पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था। अपनी शक्ति को लड़ाने के लिए उसने लोगों को फ्रांस की फौज से जोड़ा। बड़ी फौज को चलाने के लिए नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए। नेपोलियन ने सेंसरशिप का कानून लगाया और फ्रांस में लोगों से बोलने की आज़ादी छीन ली थी। फ्रांस के पड़ोसी देशों ने मिलकर फ्रांस को हरा दिया और 1815 में वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन को आखिरी लड़ाई थी। तो ये था इसका पतन का कारण। तो ये था फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। आप ये उतार सकते हो और इसे लर्न कर सकते हो। इसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसमें जैसे कि हमने सेंसरशिप देखा, तो सेंसरशिप ये होता है कि किसी भी संदेश को फैलने से रोकने के लिए कुछ दबाव लगाया जाता है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट।